तो गुड इवनिंग बच्चा लोग। तब तुम लोग का दीपावली और छठ कैसा रहा? अच्छा रहा ना? अच्छा एक बात बताओ बुआरे तुम लोग, ठीक है, तुम लोग जो सेट 1 करवाए वो क्लियर कर लिए? किसी तरह की कोई परेशानी? तो आज हम लोग जो है मॉडल सेट 2 पर बात करेंगे फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए, ठीक है। और सब्जेक्ट तो बताने की आवश्यकता नहीं है, केमिस्ट्री। तो जैसा कि तुम लोग जान रहे हो कि 35 क्वेश्चन होगा, ठीक है, और तुम लोगों को 35 में से 35 कोशिश करना है कि सारा क्वेश्चन तुम लोग करेक्ट कर लो। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और भी ज्यादा टेंशन नहीं है तुम लोगों को। तो बुआरे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल सेट 2। एक चीज तुम लोग से पूछना चाहेंगे कि तुम लोग टू द पॉइंट बात करें या क्वेश्चन के अंदर जितना कॉन्सेप्ट है सारा दे देंगे? ठीक है, अगर हम क्वेश्चन के अंदर सारा कॉन्सेप्ट ले लेंगे बाबू रे, तुम यूं समझ लो कि 35 ऑब्जेक्टिव, देखो तुम लोग यूट्यूब पर भी डाल दे रहे हैं, कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं, 1 घंटा सवा घंटा का वीडियो होता है ना, तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो तुम सोच लो 1 घंटा सवा घंटा, तुम 2-2.5 घंटा 3 घंटा का मूवी देख लेते हो, बोर नहीं होते हो, ठीक है। लेकिन तुम्हारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तुम्हारे एग्जाम का प्रिपरेशन होना है, ठीक है, अगर उसको तुम लोग 1 सवा घंटा कंसंट्रेट करके देख नहीं पाते हो, ऐसे बोलोगे तो बोर्ड पर हम 35 क्वेश्चन का आंसर एक बार लिख देंगे, 2 मिनट में हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो, आंसर दे दें, 35 क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दें, काम खत्म। इसलिए बाबू ये बोर नहीं होना, कंसंट्रेट करके देखो। दूसरा बात है तुम लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, करोगे तो होगा क्या, इससे हम लाइव स्ट्रीमिंग तुम लोगों के लिए कर पाएंगे, ठीक है। और देखते हैं बहुत कम बच्चे सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है। तो तुम लोग वीडियोस को जब लाइक करते हो और सब्सक्राइब करते हो ना, तो उससे बहुत स्ट्रेंथ मिलता है हम लोगों को, अब बहुत अच्छा लगता है, अंदर से एक बहुत बढ़िया फील आता है। और कोशिश करते हैं कि और ज्यादा मेहनत करके तुम लोगों के लिए और बढ़िया करके दें, ठीक है। तुम लोग मतलब इसका फील पहले हमको नहीं पता था, लेकिन जब ये देखे ना तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलो अब ज्यादा समय गवाएंगे नहीं। तो देखो 35 क्वेश्चन है, अगर 5 सेट हम लोग करते हैं तो कितना होता है? 175 क्वेश्चन। बुआरे 175 क्वेश्चन का मतलब हो गया 175 टॉपिक्स। अगर हम इस 175 टॉपिक्स पर, ठीक है, अगर हम सारा कॉन्सेप्ट ले लें, इस 175 क्वेश्चन के अंदर जो हमारा 175 टॉपिक, ये सारा टॉपिक जो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसको कवर कर रहे हैं। अगर इस सारे टॉपिक्स को अगर हम लोग बहुत सिस्टमैटिक ढंग से कर लें तो एक एक क्वेश्चन के अंदर 4, 5, 6 क्वेश्चन होगा, मतलब ये 175 क्वेश्चन हमारा 1000 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा। बात को समझ लो। इसलिए ये बाबू रे कभी भी ये मान के मत चलना कि 5 सेट में हम लोग मात्र 175 क्वेश्चन कर रहे हैं, 175 टॉपिक कर रहे हैं। और हमारे पढ़ाने के बाद उस टॉपिक को बुआरे तुम लोग तो पूरा डिटेल से चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं, उसको बढ़िया से देख लो। ये हम टाइम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बात को, मेरा बात समझे ना, ध्यान से एक सिस्टमैटिक ढंग से चीजों को तुम लोग जो है ना समझोगे और घर में उसको रिवीजन भी कर लोगे, ठीक है। चलो बुआरे आगे बढ़ते हैं हम लोग सेट 2 पर, पहला क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखो बुआरे पहला क्वेश्चन कर रहा है, एकदम आराम से चलेंगे। पिछला वीडियो थोड़ा फास्ट हो गया था, लेकिन ऐसा करना भी मजबूरी था, 1 सवा घंटा हो गया, फिर भी जो है ना मतलब फास्ट हो गए थे, तो थोड़ा आज आराम से रिलैक्स होके काम करेंगे। तो बाबू रे पहला जो क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे के लिए करा दे रहेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, ऑफ मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू, कह रहा है कि सरल घनीय एकक कोष्टिका में कणों की संख्या होती है। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बुआरे तुम लोगों को नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। एकक कोष्टिका का मतलब क्या होता है? इकाई सेल, सबको पता है, ये जवाब सभी बच्चे को पता होगा। सॉलिड स्टेट, ठीक है, ये हम लोग पहला क्वेश्चन के लिए जवाब कर रहे हैं, ठीक है। तो बुआरे सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है? सबसे पहले एक हम क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एकदम रिलैक्स होके काम करना है, हड़बड़ाना ना तुम लोगों को है नाम को। जितना क्वेश्चन करेंगे बहुत बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है, और फिर जितना बचेगा फिर नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट ले लेंगे। तो बुआरे इसमें क्या होगा? पॉइंट्स कहां पर होगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कहां होगा? सारे कॉर्नर्स पर होगा, होगा या नहीं? और सबको पता है कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/8 होता है, ठीक है। कितना होता है?
तो बाबू रे नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी बताओ, परमाणुओं की संख्या। एकदम रिलैक्स होकर के, 8 कॉर्नर है बुआरे, कंट्रीब्यूशन है 1/8 यानी योगदान है 1/8, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स 1। तो देखो बुआरे 1 कौन से ऑप्शन में है, आप लोग देखो ऑप्शन नंबर ए में। तो बुआरे एक का आंसर क्या हो जाएगा, बोलो ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए, यही ना, हाँ या ना, और ठीक है ए में क्या ऑप्शन है 1। तो अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तो बुआरे क्या होता है, बोलो बोलो, पॉइंट्स कहां पर होता है, सारे कॉर्नर्स पर होता है, यानी इफ पॉइंट्स आर प्रेजेंट ऑल 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, ठीक है, देन सच यूनिट सेल इज नोन एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पिछले वाले में बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड के लिए हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकाल चुके हैं, हाँ है ना। अब यहां पर तो अगर हम लोग का फेस सेंटर्ड रहता तो यहां पर क्या हो जाता, सारे फेसेस पर पॉइंट्स रहता, ये भी बता रहे हैं जान करके, एक क्वेश्चन यहां भी आ जाएगा। तो वो वाले नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाता, बोलो 8 कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन 1/8 और 6 फेस है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा 1 + 3 = 4। तो वो वाले पिछले क्लास में हम लोग बॉडी सेंटर्ड मतलब काय केंद्रित इकाई सेल के लिए देख लिए थे, कितना वैल्यू आया था नंबर ऑफ एटम्स का 2, इंड सेंटर्ड के लिए देख लिए थे 2। इस क्लास में हम लोग क्या देख लिए, हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, तो ये तो 1 है, हम इसमें फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए भी तुमको बता दिए, ये इसका अभी जरूरत नहीं है, ये जान करके तुमको एक बार रिवाइज करने के लिए बता दिए। कोई दिक्कत हुआ रे, पहला क्वेश्चन क्लियर है, हाँ या ना। तो बाबू रे दिमाग में क्या रख लोगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितना है 1, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं, आराम से रिलैक्स होकर काम करेंगे। देखो तुम लोग कंसिस्टेंटली केवल देखते चलो, पहले सारा क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे तो पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, और पूरे चैप्टर का नोट्स जो है जो तुम लोगों को पढ़ाए हैं उसको ध्यान से देख लोगे, सब ठीक हो जाएगा, ओके ना। तो बाबू रे अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो पिछले सवाल भी था ना, मोलरिटी पिछले सेट में भी तुम लोग देखे थे, यहां पर कह रहा है कि मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन इज, यानी कि 2 ग्राम NaOH 200 ml जलीय विलयन में उपस्थित है, विलयन की मोलरता ज्ञात करें, यही कह रहा है ना, बोलो जी। यानी 200 ग्राम जलीय विलयन में कितना NaOH है बुआरे 2 ग्राम, तो मोलरिटी क्या था, पिछला वाला सवाल भी याद एकदम सेम है। तुम देखोगे पहला सेट और दूसरा सेट, ठीक है, देख रहे हो नहीं लग रहा है कि है ना कि दोनों मिलता जुलता है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्या आंसर होगा इस पर हम लोग चलते हैं। हम लोग को निकालना है बुआरे मोलरता यानी कि मोलरिटी। बार बार ये मोलरिटी का डेफिनेशन बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है कि टोटल नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, बोलो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, हाँ है ना, इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम, ठीक है, अणुओं की संख्या या ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता। तो मोलरता के लिए क्या फॉर्मूला था बाबू रे, W/m, ठीक है, अगर 1000/V कर दी चूंकि ml में है, हाँ है ना। तो बाबू रे ठीक है, वेट कितना है, कितना दिया हुआ है, NaOH कितना ग्राम है, बोलो 2 ग्राम, हाँ या ना। और NaOH का आणविक द्रव्यमान हम इधर रफ में निकाल लेते हैं, पिछले बार भी निकाल NaOH ही था, तो क्या हो जाएगा बाबू रे, Na के लिए क्या होगा, परमाणविक द्रव्यमान कितना 23, O का 16 और H का 1, तो 40 ग्राम पर मोल हुआ, ये 40 हो गया, कोई दिक्कत हुआ रे, इनटू ये कह रहा है ना 1000 और डिवाइडेड बाय V वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, बोलो 200 ml दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको है ना कैलकुलेट करो तो कितना हो रहा है बुआरे, 0.25 हो रहा है, देख लिए, देखो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा 8, तो 1/4 यानी 0.25। देखो ये कौन सा ऑप्शन है बुआरी, बोलो ऑप्शन डी, गड़बड़ मत बोलना एकदम, है ना, क्योंकि ये देखो जो बच्चे यूट्यूब पर देखेंगे यहीं से तो कॉपी करेंगे ना, D = 0.25। अच्छा तुम लोग को क्वेश्चन का लिंक दिए हुए थे, क्वेश्चन उससे डाउनलोड हो जा रहा था, देखिए डाउनलोड हो जा रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एरर नहीं ना आ रहा था, ठीक है। चलो
तो बुआरे दूसरा क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, बोलो डी। तो मोलरिटी कितना हो जाएगा 0.25। देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन बुआरे पिछले वाला जो हम लोग क्या यूज किए थे, यहां पर अगला क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब ये सारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, चाहे जैक के बच्चे हो या सीबीएसई के बच्चे हो, अगर ध्यान से कर लेना तो तुम क्वेश्चन बढ़िया कर जाओगे, 95 प्लस स्कोर कर लोगे आराम से, क्योंकि चैप्टर तुम्हारा सारा पढ़ा हुआ है। ठीक है बुआरे, तुम लेट से आई, ये 2 क्वेश्चन तुमको बाद में करा देंगे, ठीक ना। तो चलो अगला क्वेश्चन है, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि व्हेन मोल्टेन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड इज। बुआरे पिछले बार वाला जो क्वेश्चन है वो भी हम सामने रखे हुए हैं, ठीक है। पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें किसका इलेक्ट्रोलाइसिस था, याद है, जलीय एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस था, और इस बार क्या है, मोल्टेन NaCl। ठीक है, बात को समझे। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन में बाबूरे क्या है, मोल्टेन NaCl। तो देखो तुम लोग को पढ़ा चुके थे जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा रहे थे, ये कौन सा सेल है बुआरे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसमें हम प्लेटिनम का 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोड तुम्हारा क्या है, एनोड है, दूसरा क्या है, बोलो कैथोड है, हाँ है ना। हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है बुआरे इसमें, बोलो मोल्टेन NaCl है, तो ये Na प्लस और Cl माइनस में आयनाइज्ड होगा। तुम लोग सबको पता है कि ये जो आयंस का माइग्रेशन होता है टुवर्ड्स अपोजिट नेचर इलेक्ट्रोड, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स कैथोड, यानी Na प्लस किधर मूव करेगा, कैथोड की तरफ, एंड दिस नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, पार्टिकल्स ट्रेवल्स टुवर्ड, यानी ये Cl माइनस का माइग्रेशन क्या होगा, एनोड की ओर होगा, और Na प्लस का माइग्रेशन किधर होगा बुआरे, कैथोड की तरफ। तो देखते हैं कि क्या है ना, मतलब हमारे सामने निकल के आता है कैथोड और एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। तो चलो पहले कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैथोड पर पूछ रहा है या एनोड पर, बोलो जी। तो चलो पहले कैथोड पर ही लेते हैं। कैथोड पर, एट द कैथोड पर हम देखते हैं क्या हो रहा है। एट द कैथोड कौन जाएगा बाबूरे, कैथोड पर बोलो कौन जाएगा, Na प्लस, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हुआ, हाँ या ना, यहां ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन, बोलो रिडक्शन। एट द एनोड कौन जाएगा बाबूरे, Cl माइनस, लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का Cl, यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये Cl एटम अनस्टेबल है यहां पर, ये Cl और Cl ठीक है जुड़ करके क्या दे देगा, Cl2। बुआरे यहां पर तुम्हारा जवाब तो तुमको मिल गया कि कैथोड पर क्या मिलेगा बाबूरे, कैथोड पर क्या मिलेगा, सोडियम। बात को समझना, इसके साथ और कितना क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा आंसर क्या होगा 3 का, बोलो बुआरे, ऑप्शन बी। क्या है ऑप्शन बी में, सोडियम, ये ना, ये ना, बोलो जी। अब इसके साथ और क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, अगर पूछ देता मेरा एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा या क्या मिलेगा, बोलो एनोड पर Cl2 मिलेगा। अब बात पूछ अगर देख कि कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन, तो कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और एनोड पर क्या हो रहा है बुआरे, ऑक्सीडेशन, हाँ या ना, क्लियर है बात, बोलो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा, हाँ है ना, बोलो जी, दिमाग में आया ना। पिछले बार हम लोग एक्वस NaCl के लिए लिए थे भी, ठीक है, मोल्टेन NaCl के लिए लिए थे, कोई दिक्कत, हाँ या ना। तो बाबूरे हमारा 3 का आंसर क्या हो गया, बी। कोई दिक्कत, थोड़ा फास्ट करें क्या, ठीक है, कॉपी भी करोगे, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बुआरे 5 नंबर क्वेश्चन ग्रुप 15th एलिमेंट हाल में पढ़ाए थे बाबूरे। ग्रुप 15th में कौन कौन सा एलिमेंट है पहले ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, बोलो ना पियो ऐसे सब बिगड़ेंगे, सबका हाइड्राइड, वो क्वेश्चन पहले 4 होगा ना, क्वेश्चन 4 बाबूरे कह रहा है कि एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है, ये तुम लोग सब बच्चा जान रहे हो, इसमें हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहां पर तो तुम्हारा है ना, हेमेटाइट किसका अयस्क हो गया, बोलो आयरन का, फॉर्मूला Fe2O3। देखो अब कैसीटेराइट, कैसीटेराइट का सूत्र जानते हो क्या होता है,
MgSO4H2 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, किसका और हो गया? मैग्नीशियम का। तो ठीक है, तो ये भी नहीं है। डोलोमाइट, ठीक है, हाँ है ना, ये भी मैग्नीशियम का और है। क्या है डोलोमाइट का फॉर्मूला? MgCO3 CaCO3। उसके बाद तुम्हारा क्या है बाबू रे? बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 2H2, हाँ है ना, यानी एल्यूमिना डाइहाइड्रेट। बात को समझ लो। तो वो अरे हेमेटाइट, हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या हो गया? Fe2। जान लो, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन है, ये तुम्हारा किसका और हो गया? बोलो, आयरन का। हेमेटाइट किसका और हो गया? आयरन का। दूसरा तुम्हारा क्या है बाबू रे? कैसीटेराइट। बाबू रे इसका फॉर्मूला क्या हो गया? बोलो, हाँ, MgSO4.H2O मतलब मैग्नीशियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट। किसका और हो गया? मैग्नीशियम का। चलो ये भी नहीं होगा। 3 नंबर क्या है? बोलो, डोलोमाइट। फॉर्मूला क्या होगा? बोलो जी, बोलो, हाँ, MgCO3 और .CaCO3। तो ये भी तुम्हारा किसका और है बुआ रे? मैग्नीशियम का। और अगला क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होगा बुआ रे? Al2O3, एल्यूमिना हो गया और डॉट है ना 2H2 मतलब एल्यूमिना डाइहाइड्रेट, हाँ या ना। तो बुआ रे ये किसका और हो गया? बोलो, एल्यूमिनियम का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बुआ रे? बोलो, ऑप्शन डी। ऑप्शन 5 का आंसर क्या हो जाएगा बुआ रे? डी। तो क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर, सॉरी बार बार 5 पर क्यों जा रहे हैं पता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम, यानी से निम्नलिखित में से या इनमें से कौन जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो क्या होगा जवाब बाबू रे? ये एक क्वेश्चन तुम किए, ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो 4 क्वेश्चन हमारा हुआ ये एक हो गया। हेमेटाइट किसका और है? ये MgSO4H2O किसका और है? ठीक है, MgCO3.CaCO3 किसका और है? ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन के अंदर कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन दिमाग में आया ना। देखो अब हम लोग अगर ऑप्शन को भी ध्यान से समझे ना, लोग है ना, हम लोग जनरली सोचते हैं क्या कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आंसर है उस पर हम चले जाते हैं तो काम हो जाता है। वो अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम सारे चीज को देखो, सारे ऑप्शंस को देखो, सारे ऑप्शंस को समझने का कोशिश करो, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है सबको देखो। उसके बाद देखो पढ़ाई का जो है ना, मतलब सारा नजरिया ही बदल जाएगा। फिर एग्जाम में तुमको सफर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में सफर नहीं करना पड़ेगा। तुम लोग बोर हो रहे हो क्या? थोड़ा स्लो है, ठीक है। अब सवाल होता है फास्ट कैसे कर ले, है ना, सवाल होता है ना। और तो ओलंपिक में तो भाग लेना नहीं है, रिलैक्स होकर के पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, ये 5 ये 4 है ना। देखो बुआ रे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो अब जो YouTube पर देख रहा है थोड़ा सा ध्यान से देख लो, 5 लिखे बोल देना, जहां कहीं पर अगर कुछ मिस्टेक होगा ना तो बोल देना। क्वेश्चन नंबर 4 का डी, ये जो क्वेश्चन था 4 नंबर था, ठीक है, गलती से 5 लिख दिए थे, ठीक है। तो बुआ रे एल्यूमिनियम का अयस्क क्या हो गया? बॉक्साइट। क्लियर है बात? तो 4 का आंसर डी है। ओके, अब तुम लोग कमेंट करके भेजो कि अगर है ना बच्चा लोग जो YouTube पर देखता है तो थोड़ा सा बढ़िया से कमेंट करोगे ना, तो हमारे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आएगा, ठीक है। एक बच्चा डिसलाइक किया था तो बड़ी खराब लगा कि किसको भाई क्या है ना, ऐसा तो क्या कमी है। देखो, तो सबसे बड़ा बात है कि हम अपने कमी को ढूंढते हैं, ये नहीं कि वो क्यों किया, कुछ ना कुछ वजह होगा, तो उस कमी को हमको अपने आप में ढूंढ लेना होगा, ठीक है। नहीं सुने हो, खूबियां भी हम में, खामियां भी हम में। यानी हर एक व्यक्ति में केवल खूबी ढूंढोगे थोड़े ना मिलेगा, ठीक है, खामी भी रहता है, ठीक है। तो खूबी और खामी दोनों है भाई हम में, आपको जो चाहिए वो ले लो, ठीक है, हाँ या ना। डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या ले रहे हो, खूबी ले रहे हो या खामी ले रहे हो, खूबियां या खामियां। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बुआरे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, द लिस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज। सारा हम आंसर शीट भी बना लिया, अगर किसी बच्चे को चाहिए होगा ना तो वो भी जेरॉक्स करा के ले लोगे। अगर कोई यूट्यूब पर देख रहे होगे तो हम व्हाट्सएप करना, हम उसको भेज देंगे व्हाट्सएप पर सेंड करके, ठीक है, PDF भेज देंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हो उसको भी जरूरत होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरा जिला नहीं, अगर है ना पूरा झारखंड के बच्चे पूरा लाभ ले लें तो कितना अच्छा हो। ये नहीं 2, 4, 10, 20 बच्चे जो यहां हैं केवल वो नहीं, सबको लाभ मिले, ठीक है। और बच्चे बहुत कम पढ़ाई कर सके हैं ना इस कोविड के वजह से,
तो हम लोग, मेरा कोशिश खास करके इसलिए हम YouTube चैनल भी बनाए, ताकि हम कोशिश कर सकते हैं कि ये जो है ना पूरा मतलब जितना गैप हुआ है वो सारा गैप तो हम नहीं बोल रहे हैं कि भर देंगे, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं कि ये गैप कम हो जाए। ठीक है, तो तुम लोग हार मत मानना और हम तो हार मानेंगे नहीं कभी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों में म्यू वाला हाइड्राइड। बाबूरे हाल में कुछ दिन पहले 2, 4, 5, 10 दिन पहले ही हम तुम लोगों को पढ़ाए थे, स्टेबिलिटी हाइड्राइड के लिए पढ़ाए थे ना, याद है ना। तो ग्रुप ये बाबूरे कितना नंबर क्वेश्चन है हमारा? 5 नंबर क्वेश्चन है। समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, चलो 5 को अच्छा से लिखते हैं कुछ बच्चे। चलो तो बाबूरे ग्रुप 15 में कौन कौन सा एलिमेंट है? देखो याद रखने का टीर, ना पियो ऐसे सब बिगड़ेंगे, है ना पियो ऐसे सब बिगड़ेंगे, इसका हाइड्राइड। हाँ या ना। तुम लोग को हम रीजन के साथ बताए थे कि जब हम इस ग्रुप में नीचे जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? स्टेबिलिटी क्या होता है? बोलो, घटता है। स्टेबिलिटी क्या होता है? हाँ या ना। रीजन भी बताए थे, हाँ या ना, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ क्या होता है। तो खैर इन सारी चीजों को अभी उतना डिटेल नहीं करना है, क्योंकि समय को अभी ध्यान रखना है। तो वो अरे कभी केवल इतना जानो कि ग्रुप 15 में जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हाइड्राइड का स्टेबिलिटी क्या होगा। अब यहां पर सबसे कम स्टेबल हाइड्राइड कौन है? सबसे न्यूनतम स्थायित्व वाला हाइड्राइड कौन है? BiH3 है। लेकिन हमारा ऑप्शन में कहीं BiH3 नहीं है। देखो क्वेश्चन को केवल एक क्वेश्चन के व्यू से मत देखो। हम बस यही कहते हैं कि ये नहीं कि हम लिए और 1 से लेकर 35 तक का आंसर कर दिए, 2 मिनट में काम खत्म, कुछ नहीं होगा इससे। अभी हमारा जवाब BiH3 मिला कि भाई ये सबसे कम स्थायित्व वाला है, ये सबसे लिस्ट अनस्टेबल है। लेकिन ये तो हमारा ऑप्शन में नहीं है। हमारा ऑप्शन में क्या क्या है? बुआरे 4 में NH3 है ना, PH3 है, ASH3 और SPH3। तब इसको भूल जाओ, अगर ये भी किसी ऑप्शन में रहता तो वो हो जाता। तो अब बुआरे बताओ, ठीक है, बोलो क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर ये होगा। ये कौन से ऑप्शन में है बुआरे? आंसर डी। बोलो कोई दिक्कत? अब एक चीज और, अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी दे देते, नहीं स्टेबिलिटी का असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, तो वहां पर भी क्वेश्चन हो सकता था। अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन के अंदर ही 10 क्वेश्चन सेट कर दें, इस एक क्वेश्चन से। तो बुआरे हम बार बार यही कहते हैं कि एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन के नजरिए से मत देखो, और ये एक क्वेश्चन एक टॉपिक होता है अपने आप में। अगर उसको हम पूरा बढ़िया से समझे, अभी तुम घर जाओ और ग्रुप 15th एलिमेंट जो हमने पढ़ाया है तुमको क्लास में, बुआरे अगर आप उसको ध्यान से देख लेते हो ना, तो आई होप एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके ना? हाँ या ना बोलिए। तो बुआरे 5 का आंसर कौन सा होगा? डी। तो बाबू रे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट। इस टाइप का ही एक क्वेश्चन था पिछले सेट में भी ना, इनमें से कौन संक्रमण तत्व है। तो बुआ रे यहां पर 4 ऑप्शन को ध्यान से देखना। 4 ट्रांजिशन सीरीज है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम से जिंक याद आया। कितना नंबर क्वेश्चन है बुआ रे? 6 नंबर। तो है ना, देखो यहां पर जिंक है और क्या है, बोलो बोलो कौन कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, पहले तो आयरन है, हाँ या ना, उसके बाद क्या है? जिंक है, फिर क्या है बुआ रे? बोलो Hg है, Hg है ना, उसके बाद क्या है? 4 ऑप्शन बताओ। ठीक है, नहीं सॉरी, पहले तो सबसे पहले क्या है? Fe है। चलो फिर हम लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 4 एलिमेंट से पूछ रहा है कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है, यही ना? बोलो जी बोलो। तो सबसे पहले बुआ रे ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन हम पिछले वीडियोस में भी बताए थे, तुम लोग पढ़े भी, पूरा डिटेल पढ़ाए थे कि भाई वो एलिमेंट जिसका डी ऑर्बिटल क्या हो? इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। दोज एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, वो क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। यानी जिसका डी ऑर्बिटल अपूर्ण रूप से भरा होता है वो क्या होता है? अब तुम अगर इस चारों एलिमेंट के आउटर कॉन्फ़िगरेशन को देखो, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, तो जिंक का अगर आउटर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या आएगा? 3d10 4s2 होगा। तो ये डी ऑर्बिटल क्या है? डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है? 10, और 10 है, कोई दिक्कत? कैडमियम में अगर देखोगे
तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4d10 और 5s2। बात को समझो, कैडमियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4d10 और 5s2। उसी तरह से मरकरी में तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो? 5d10 6s2। तो देखो अब ये सब का d ऑर्बिटल क्या है बोलो? कंप्लीटली फिल्ड है। d में 10 है। आयरन का देख लेते हैं, इसका आउटर, ठीक है, मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है बोलो? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 और 4s2। तो इसका d ऑर्बिटल में क्या है बोलो? ये d ऑर्बिटल हाया ना, 5 भाग में बटा हुआ है। देखो हुन्स रूल के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो 4 ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? हाया ना बोलो। तो तुम्हारा ये क्या है बोलो? डी में तुम्हारा क्या है बोलो? है ना। तो सिंपल सा, तुम इतना दिमाग में रखने का जरूरत नहीं, सिंपल सा बात देखो ना, डी में क्या है? 6 है। इनकम्प्लीटली फिल्ड है कि नहीं? है ना। तो इस वजह से हम यहां पर किसको कह देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलो? आयरन को। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बुआरे बोलो? 6 का क्या हो गया आंसर? कोई दिक्कत हुआ रे? तो चलो अगला क्वेश्चन बाबू रे 7, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बुआ रे। क्या दिया हुआ है? CS3 CS2Br और इसका रिएक्शन किसके साथ है? एक्वस KOH के साथ, और यहां पर A बन रहा है। तो बोले बाबू रे इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या बताने की क्या आवश्यकता है बोलो? पिछला क्वेश्चन में क्या था बोलो? अल्कोहलिक KOH था, वो इलिमिनेशन रिएक्शन हुआ था, इथीन बना था। और यहां पर देखो KOH एक्वस है बुआ रे, ठीक है, यहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है, हाँ या ना बोलो जी। अब सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी तुम लोग को बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिए थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। प्लीज बाबू रे बात मत करो, थोड़ा ध्यान से देखो ना, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी हम SN1 SN2 ये सब मैकेनिज्म वगैरह सारा चीज करा दिए थे, तभी उतना डिटेल करने नहीं जा रहे हैं बुआ रे। सिंपल सा समझो, ये Br, ठीक है, देखो ये पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट, K प्लस। अब यहां पर देखो ये Br क्या हो गया? K के साथ क्या हो गया? बाहर निकल गया। और ये क्या बन गया बुआ रे? इथेनॉल। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा बुआ रे? देखो पिछले है ना क्लास में तुम लोग हल्ला नहीं कर रहे थे, इस बार तुम लोग थोड़ा सा हल्ला कर रहे हो, थोड़ा सा बाबू रे ध्यान देना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा 7 का बाबू रे बोलो? बी। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। अब बाबू रे 8 नंबर क्वेश्चन देख लो। एन एटम एट द बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिट सेल, यानी इकाई सेल के काय पर उपस्थित कण का एकक कोष्टिका में योगदान होता है। इकाई सेल यानी एकक कोष्टिका में। बाबू रे यहां पर क्या कह रहा है? पॉइंट्स कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 8 का बात कर रहे हैं। पहले बताओ बिंदु कहां है, परमाणु कहां पर है बोलो? बोलो कहां है? कहां है परमाणु? बॉडी के सेंटर पर, ठीक है। बात को समझना, एटम्स कहां पर है? बॉडी के सेंटर पर, ठीक है। तो उसके लिए तुम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर बात करते हो, देखो देखो अब बॉडी सेंटर के अंदर कहां होता है? पॉइंट्स कॉर्नर्स पर होगा, ठीक है। और एक पॉइंट्स कहां पर होगा? बॉडी के सेंटर पर। यहां पर कह रहा है कि बॉडी के सेंटर पर जो पॉइंट है उसका यूनिट सेल कितना है ना, उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बाबू रे कि बीसीसी में क्या होता है? सेंटर पर एक एटम होता है, बॉडी के सेंटर पर क्या होता है? एक एटम होता है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है? एक ही होता है, याद रखोगे। तो बाबू रे बीसीसी यूनिट सेल में एक पॉइंट्स कहां होता है? बॉडी के सेंटर पर, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है यूनिट सेल को? देखो कॉर्नर वाले के लिए 1/8 होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कॉर्नर वाले के लिए तो 1/8, लेकिन बॉडी के सेंटर वाले के लिए पूछे तो क्या होगा? 1। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बुआरे बोलो? 8 का क्या होगा? सी। बोलो कोई दिक्कत? 8 का क्या होगा ऑप्शन? सी। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो है, बैठ जाओ बउआ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो ध्यान से, कुछ सीखोगे ही, बैठोगे तो कुछ सीखोगे। कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? इनमें से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है बुआरे? पिछले क्लास में अनुसंख्य गुणधर्म पर हम चर्चा किए थे कि बाबूरे दोज प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल और डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन।
यानी आदर्श या तनु विलयन का वह गुण जो विलयन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। और 4 हम लोग बताए थे, कौन कौन सा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बुआरे बात मत करो ना, इधर देखो ना थोड़ा सा, कितना अच्छा होगा, तुम लोग सब बढ़िया से प्रिपरेशन कर लोगे, बढ़िया मार्क्स ले आओगे, हमको भी बहुत खुशी होगी। ठीक है, आप लोग देखो ना ध्यान से। तो बाबू 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या क्या बात किए थे? ठीक है, क्या बात किए थे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और पराशरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखते हैं कौन नहीं है। देखो अब वाष्प दाब में अवनमन, पहला ये हो गया। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, यहां पर वाष्प दाब में अवनमन है यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बुआरे? बोलो ए। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। देखो कुछ क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कुछ क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जिसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तुमको जो है ना बहुत कॉन्सेप्ट देगा। तो 9 का ऑप्शन क्या हो गया बुआरे? ए। कोई दिक्कत? चलो बुआरे अगला क्वेश्चन कितना नंबर है बोलो? 10 नंबर। कितना नंबर क्वेश्चन है? 10 नंबर क्वेश्चन। बुआरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 96500 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट विल लिबरेट। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के घोल से विलयन से अगर हम 96500 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो करने से कितना मतलब जो है ना तुम्हारा प्रवाहित करने पर वियोजित होगा। ये 4 ऑप्शन है। देखते हैं इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। बुआरे सबसे पहले ये 10 नंबर है। देखो कॉपर सल्फेट अगर आयोनाइज्ड करेगा, डिसोसिएट करेगा तो कैसे करेगा? ये Cu+2 कैथोड पर जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। हाँ या ना? बोलो जी, हाँ या ना? तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 2। बात को समझना। तो यहां पर जो होगा, अगर हम 2 × 96500 कूलम्ब चार्ज पास करेंगे तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? यानी इतना चार्ज, n का वैल्यू 2 है, ठीक है, Q = NF होता है। इतना चार्ज अगर हम पास करेंगे तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है? 63.54। कितना होता है? तो इतना, ठीक है, 2 × 96500 कूलम्ब कितना डिपॉजिट करेगा? डिपॉजिट्स बोलो कितना? डिपॉजिट्स बोलो 63.59 ग्राम ऑफ, अच्छा चलो 5 पे लेते, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। बात को समझना, अगर इतना चार्ज की बात करें तो ये कितना डिपॉजिट करेगा? बोलो 63.54 कर देते हैं, या 5 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 54 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है। इसलिए अगर हम बात करें 1 कूलम्ब, ठीक है, चार्ज तो कितना डिपॉजिट करेगा? बोलो बाय 2 × करेगा इतना डिपॉजिट, बोलो हाँ या ना? और हमको कितना देखना है बताओ, बोलो कितना कह रहा है? 96500। तो बुआ रे 96500 कूलम्ब कितना डिपॉजिट करेगा? 2 × 96500 इंटू कितना हो जाएगा? 96, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 63.54 डिवाइडेड बाई 2। देखो कितना आ रहा है एग्जैक्ट, देखो तो। कोई ऑप्शन है ऐसा क्या? कौन सा ऑप्शन है बुआरे? बोलो कितना है ऑप्शन बी में, देख लेते हैं। बोलो 31.76। हम लोग का 77 आ रहा है, कोई दिक्कत? तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआरे? बोलो। और अगर इतना सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो ऐसे दिमाग में रखो ना, इतना कूलम्ब इतना को डिपॉजिट करेगा, तो देखो इतना लंबा लेने की जरूरत नहीं है, इतना डिपॉजिट करेगा इतना ग्राम कॉपर। इसलिए 96500 कितना डिपॉजिट करेगा? 63.54/2। नहीं समझे बात? एक कम पढ़ा लिखा आदमी को भी बोल रहे ना कि इतना चार्ज जो है इतना कॉपर को डिपॉजिट कर रहा है, तो 96500 कितना करेगा? तो इसका हाफ। नहीं समझ में आया बात? हाँ है ना? तो ये पूरा प्रोसेस में बनाए ताकि और इस टाइप का जो भी सवाल होगा जो तुम लोग बनाए थे उसको रिवीजन कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। नोट करोगे क्या? हो गया?
बोलो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ कितना नंबर क्वेश्चन होगा बाबू रे? 11। अरे एकदम इसमें दिमाग है ना, एकदम सिंपल सा बात है। पिछला वाला जो बाबू रे कौन सा है ना, निकेल का प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते थे? मॉन्ट्स था पिछले वाले सेट में क्वेश्चन। इसमें बाबू रे याद रखोगे वन आर्केल, ठीक है, मेथड के द्वारा, ठीक है, यानी वन आर्केल प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ, सबको पता है जिरकोनियम होगा। क्या होगा? ZR। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। तो बुआरे 11 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 12 नंबर देखो, फास्फोरस, ठीक है, की परमाणविकता है, एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस इज, बाबू ये फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है? P4। क्या होता है? P4। सो एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस इज 4। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 12 का ऑप्शन कौन सा होगा बुआरे? सी। फास्फोरस के लिए क्या होगा? P4। तो इसका एटॉमिसिटी कितना है? बोलो, 4। अगला क्वेश्चन बाबू रे 30 नंबर क्वेश्चन, याद करो। इथाइल ब्रोमाइड और अल्कोहलिक केशियन का रिएक्शन था, इथाइल साइनाइड बना था। इथाइल ब्रोमाइड और AgCN का रिएक्शन इथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी सीधा सीधा बातें हो रही है। अगर हम बात करें, ये रिएक्शन हमारा CS3 CS2 Br है बुआरे, Br है। अच्छा, इथाइल आयोडाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। किसके साथ रिएक्शन है? AgCN के साथ। ठीक है, तो ये बाबू रे Ag और I क्या हो गया? घूमने निकल गया और क्या बन गया? याद रखना, इसमें बच्चे गलती करते हैं, आइसोसाइनाइड फॉर्म करेगा। क्या बन गया? इथाइल आइसोसाइनाइड। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोलो, ए। चलो 14 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का था रे बुआ। क्वेश्चन क्या है? द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्फेयर्स इन हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी HCP इन 3 डायमेंशन। पूछ रहा है HCP में, मतलब षटकोणीय निबिड़ संकुलन में उपलब्ध स्थान का कितना प्रतिशत गोलों के द्वारा घेर लिया जाता है। यानी बाबू रे HCP में, षटकोणीय निबिड़ संकुलित व्यवस्था में स्फेयर, ठीक है, कितना क्या करता है? स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है। बाबू रे पिछले सेट में हमारा CCP था, ठीक है, और उसके लिए हम क्या बताए थे? बोलो जी, 74। यहां पर HCP है और इसके लिए भी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? बोलो 74%। हाँ या ना, यानी कि स्फेयर कितना स्पेस को भर देगा? 74% ऑक्युपाई कर देगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बाबू रे? अगर पूछ लेता कि कितना वैकेंट स्पेस रहेगा, तो बाबू रे कितना वैकेंट हो जाएगा? 100 - 74 कर लोगे और क्या हो जाएगा? 26%। कोई दिक्कत? बोलो बच्चा लोग, हाँ या ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। टेम्परेचर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के परासरण दाब पर तापमान का क्या प्रभाव होगा? बाबू रे पिछले सेट में देखो, ये क्वेश्चन एक तरह से बोलोगे रिपीट है। बाबू रे पिछले हम बताए थे, पिछले क्वेश्चन में पाई V = nRT तुम्हारा ये वन टॉप्स इक्वेशन है, हाँ है ना। बताए थे पाई = हम लोग N/V/RT भी लिख सकते हैं। ठीक है, पाई = क्या लिख सकते हैं? CRT भी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया? पाई प्रोपोर्शनल टू C हो गया, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो गया, पाई प्रोपोर्शनल टू T हो गया। यहां पर टेम्परेचर की बात हो रही है, तो बुआरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पाई बढ़ेगा। पाई यानी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ या ना। तो बुआरे कौन सा ऑप्शन होगा? बोलो, तापमान में वृद्धि के साथ क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ता है। कौन सा ऑप्शन होगा? इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट बुआरे? बोलो, बी। 15 का आंसर क्या होगा? बी। कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। तो बाबू रे, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, इनमें से किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होगा? पहले ही बता चुके थे कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट में जो कलर्ड है ना, देखते हैं वो क्यों देखते हैं? दिस इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन, और हमने DF ब्लॉक में इसको पूरा डिटेल कर रखा है। ओके ना बाबू रे, हमारे पास कुछ आयंस हैं, उसको देख लेते हैं। तो टाइटेनियम का +4 आयन है, देखो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया यहां से, D में कितना है? 0 है।
अब देखो वेनेडियम में +3, 2 गया यहां से, 1 यहां से गया, ठीक है, तो यहां पर क्या बचा 2। कॉपर +1 है, ये यहां से गया 3d10 बचा, और जिंक +2 में यहां से 2 चला गया 3d10 बचा। तो देख लो यहां पर भी डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, पहले एक एक करके भरे, ओम्स रूल को फॉलो किए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 0, डी ट्रांजिशन नहीं होगा, मतलब ये क्या है कलरलेस है। इसमें भी वही सेम सिचुएशन है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ, बोलो 10, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है 0 है, डी ट्रांजिशन नहीं होगा, ये भी कलरलेस है। अब इसमें क्या है तुम्हारा 2 है बुआरे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, यानी इसमें डी ट्रांजिशन होगा, यानी ये कलर्ड होगा, और ये तो यहां पर भी डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो यहां पर भी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो बुआरे ये कलरलेस, ठीक है, ये कलरलेस, ये कलरलेस, ये कलरलेस, कौन सा कलर्ड है, तो 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बुआरे, बोलो बच्चा लोग, समझ में आया, हाँ या ना। चलो बुआरे क्वेश्चन नंबर 17, क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ, यानी कि कह रहा है कि इनमें से किस क्रिस्टल जालक में निबिड़ संकुलन अधिकतम है, मतलब किसमें पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, सबसे ज्यादा है बुआरे। तो बुआरे तुम लोग एक चीज याद रखोगे, यहां पर एक क्वेश्चन ने 3 क्वेश्चन का जवाब कर लो। हम यहां पर यूनिट सेल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बुआरे, इकाई सेल। दूसरा यहां पर हम लिख रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, बोलो संकुलन क्षमता। बाबू रे कुछ भी तुम लोग ध्यान से देखो, एफसीसी के लिए हम लोग कितना पैकिंग फ्रैक्शन बताए थे, और ये हम कैलकुलेट करके निकाल के दिखाए हुए हैं, कितना 74%। अब ये एफसीसी के लिए 74% पैकिंग फ्रैक्शन है, बोलो जी, बैकएंड स्पेस कितना है। अब बीसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन हम कितना निकाले थे, याद करो 68%, सब कैलकुलेट करके दिखाए थे ना। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम क्या निकाले थे, 52% निकाले थे, बोलो। सरल या आधी इकाई सेल के लिए बताओ, बोलो कितना निकाले थे, एग्जैक्ट बताओ तो कितना निकाले थे, वेरी गुड 52.4, तुम बहुत अच्छा बच्चा है। तो बुआरे यहां पर कह रहा है इनमें से किस क्रिस्टलीय जालक में निबिड़ संकुलन अधिकतम है, किसमें पैकिंग क्या है मैक्सिमम है। तो बुआरे बताओ किसमें पैकिंग सबसे ज्यादा है, एफसीसी में 74% है, सबसे ज्यादा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआरे, ऑप्शन ए, बोलो ए। बाबूरे यूट्यूब पर जो आप लोग जो देख रहे हो, सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और यहां हम 17 क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, तो 17 के बाद अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है, 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 से आप देखना चाहते हो, तो इसके बाद जो है ना अगला वीडियो हम बनाएंगे, उसमें 18 से, ठीक है, लेकर 35 तक, सेट 2 का 18 से लेकर 35 तक का सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ जवाब रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।